गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आज मैं आप लोगों को अपने विषय सामाजिक अध्ययन के प्रथम यूनिट भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विषय पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह भारत में व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, किंतु जैसा कि आप लोग अध्ययन किए होंगे थर्ड सेमेस्टर में कि हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अब उद्देश्य जो था वो व्यापार के साथ साथ भारत में एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करना भी हो गया था। इस क्रम में वह अपने व्यापार को, अपने लाभ को बढ़ाने के साथ साथ ही भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति का भी विस्तार करता है और इसके लिए वह भारत में अनेकों प्रकार के शोषणों को करता है। इसमें वह भारत के विस्तृत क्षेत्रफल पर जो है अपना अधिकार कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। यहाँ की जनता, यहाँ के जमींदार, यहाँ की जो शासक थे, सब के सब जो है एक समय बाद जो है अंग्रेज़ों से और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों से जो है त्रस्त हो जाते हैं और फिर इसका परिणाम होता है 1857 का जो है गदर, जो कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके पहले कोई असंतोष या कोई विद्रोह नहीं हुआ था। इसके पहले भी भारत में छिटपुट क्रांतियाँ हुई थी। किसानों के विद्रोह हुए थे, आदिवासियों के विद्रोह हुए थे और ये विद्रोह जो है लेकिन क्या था कि क्षेत्रीय स्तर पर था, छोटे स्तर पर था, इसका व्यापक प्रभाव जो है नहीं दिखा। लेकिन 1857 का जो क्रांति था वो पहली बार जो है एक विस्तृत विद्रोह के रूप में हमारे सामने आता है और इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आप लोग जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद सन 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, वह भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें कि अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का एक जरिया दिखा। वहाँ से ही इनको जो है भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा उनकी उत्पन्न हुई और इसकी परिणति होती है पूर्ण रूप से 1764 के बक्सर युद्ध में। तो अगर देखा जाए तो 1757 से 1857 का जो काल था, इन 100 वर्षों में कि इन 100 वर्षों में अंग्रेजों ने अनेकों प्रकार से भारत पर अपना शोषण किया और इसके बाद जो 1857 की क्रांति होती है उसका, इस क्रांति का कोई एक विशेष कारण नहीं था। 1857 की जो क्रांति थी इसके कई कारण थे। तो हम अपने आज की इस टॉपिक पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कारण क्या था, क्योंकि टॉपिक में ऐसा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे, फिर इसका विस्तार कैसे हुआ, फिर इसका समापन कैसे हुआ, फिर इस क्रांति की या इस जो है स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के क्या कारण थे। यह एक लंबा टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके प्रारंभ होने के कारण और इसकी असफलता का, जो कि दो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम अलग से आप लोगों को उसका नोट्स या उसका नोट्स हम आपको PDF फाइल में उपलब्ध कराएंगे जिसमें पर्याप्त तथ्य रहेंगे जिससे आपको मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को समझने में सुविधा होगी। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके प्रारंभ होने का कारण क्या था। इसके प्रारंभ होने का जो कारण था उसमें हम देख सकते हैं सबसे पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण। इसके कारणों को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। तो प्रमुख रूप से राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तात्कालिक कारण। जो उस समय क्रांति 1857 शुरू हुई उसका सबसे प्रमुख कारण तात्कालिक कारण जो था वो था। इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको प्रारंभ होने का जो सबसे प्रमुख कारण था उसमें हम पहले जो कारण मानते हैं उसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी वह कैसी थी, उनकी जो राजनीतिक पॉलिसी थी वह कैसी थी।
जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भारत में अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो भारत में अब व्यापार के साथ साथ जो है साम्राज्य विस्तार की हुई थी। तो देखते हैं इनकी जो राजनीतिक कारण था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति, और उसकी इस नीति को सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ ने प्रभावित किया उसमें हम देखते हैं कि सहायक संधि और जो है इसके बाद जो है डलहौजी की राजहड़प नीति, दो प्रमुख नीतियां थी। इसने थे तो कई कारण, लेकिन इन दोनों चीज़ों ने राजनीतिक कारण के अंतर्गत जिस पर हम चर्चा करेंगे उसमें हम ये देखते हैं कि विभिन्न गवर्नर जनरल द्वारा समय समय पर कई नीतियों का पालन किया गया, लेकिन जो इसमें हम देखेंगे जो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति, ये दो कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो है सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि थी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें जो है अंग्रेज शासक जो है या कहिए कि अंग्रेज गवर्नर जनरल अपनी सेना की टुकड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है किसी भी देसी राजा के यहाँ, देसी राजा जो मतलब हमारे यहाँ के जो भारत के नरेश हुआ करते थे, जो भारत के शासक हुआ करते थे, वहाँ पर उनके यहाँ पर उनके लिए देसी नरेश शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जो देसी शासक हुआ करते थे उनके पास जो है अपनी सेना की टुकड़ी रखते थे और उस सेना की टुकड़ी का सारा खर्चा उन्हीं से प्राप्त करते थे, और बदले में उनसे जो है उनके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है या उन पर कोई खतरा मंडराता है तो उस पर उनकी रक्षा करने का ही वचन देते थे। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो सेना जाती थी देसी नरेशों के यहाँ, अंग्रेजी सेना हुआ करती थी, वो वहाँ पर रहती थी, उसका सारा खर्चा देसी शासक वहन करते थे, और जब कभी लड़ाई होती थी, कोई युद्ध होता था तो उसमें यही सेना जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ती थी। तो इस तरह से देखा, और इसके साथ ही साथ जो है जब कभी उस राजा से जिस राजा से सहायक संधि करते थे उनसे सब कुछ सही चलता रहता था तो ठीक है, अगर कभी इनके बीच में कोई वैमनस्य पैदा हो जाता था तो यही सेना वहाँ उस राजा के यहाँ रहती थी और वहाँ के राजा के जो है गुप्त सूचनाओं को भी यह प्राप्त कर लेती थी। तो इससे क्या होता था, अंग्रेजों को काफ़ी सहूलियत मिल जाती थी, और जब कभी युद्ध होता था तो उसमें ये जो है उस नरेश को आसानी से पराजित किया करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी उसके द्वारा इसने क्या किया था कि भारत के कई महत्वपूर्ण राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसमें इसके लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक नीति थी उसमें इनके द्वारा जो है सतारा जो एक रियासत थी वहाँ पर कब्जा कर लिया गया। जैतापुर था, सतारा जो है आपके महाराष्ट्र में है, सतारा में, जैतापुर में और संभल में, बघाट में, इन सब स्थानों पर देखा जाए तो इन सब रियासतों को सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज गवर्नर जनरल ने अपने राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही हम दूसरे प्रमुख कारण पर चर्चा करेंगे जो उसका दूसरा राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। उसमें दूसरा आता है लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति। राजहड़प नीति, इस विषय पर हम पिछली कक्षा में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति क्या थी, लेकिन इसको एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति थी यह एक ऐसी नीति थी। अभी तक क्या था कि भारत में एक नियम था कि अगर किसी राजा के पास कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं होता था, कोई उसका पुत्र नहीं होता था, तो वह राजा अपने किसी नात रिश्तेदार का, किसी अपने रिलेटिव के पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करता था और यही दत्तक पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति में संशोधन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी राजा के पास, किसी देसी राजा के पास उसका खुद का स्वयं का पुत्र नहीं है तो ऐसे राज्य को उस राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा।
तो इससे क्या परिणाम हुआ कि बहुत से देशी राजा इसका बड़ा विरोध किए। इसमें आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है आप झांसी का ले सकते हैं। झांसी में जो है वहाँ पर जो है झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनके पुत्र नहीं था, तो फिर उन्होंने जो है अपने किसी रिलेटिव के दत्तक पुत्र को लिया था, लेकिन इसी आधार पर वो उसको स्वीकार नहीं करते थे और अंत में आप जानते हैं इसी कारण से झांसी की रानी का इनसे युद्ध हुआ था। तो हम जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो है राज्य नीति क्या थी, लॉर्ड डलहौजी की राज्य नीति। थोड़ा हम इसको बताएं जैसा कि आपको मेरा उद्देश्य आप लोगों को टॉपिक को समझाना है। इसके लिए जो फैक्ट चीज़ें हैं उसको हम फिर से आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आपको PDF फाइल में या नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। और इसके साथ ही साथ जो है तो इसमें हम देखते हैं कि जो राजनीतिक कारण था उसमें इनकी और अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा नीति थी, जिनकी जो महत्वाकांक्षी नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति, उसका एक प्रमुख कारण था कि जो है इससे बहुत से देशी नरेश जो है अंग्रेजों से नाराज हो गए और उन्होंने जो है स्वतंत्रता भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इसके साथ दूसरा कारण हम देख सकते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण 1857 की क्रांति को प्रारंभ होने के लिए जो प्रशासनिक कारण था, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रशासन किसी भी साम्राज्य का सबसे जो है आधारभूत ढांचा होता है। अगर प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं चलता है तो जनता विद्रोह कर देती है। तो आप देखेंगे कि मैं जैसा कि बताया कि पहले ही अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में व्यापार करने के साथ साथ अब जो है क्या हो गया था, साम्राज्य को अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपने व्यापार को बढ़ाना और अपनी जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। तो इसी क्रम में जो है हम देखते हैं कि जो यहाँ के प्रशासक थे, अंग्रेज प्रशासक थे, वो भारतीय जनता का अत्यधिक शोषण कर रहे थे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे और कोई हो, उसका उन्होंने अत्यधिक शोषण किया। अब हम इसमें चर्चा करेंगे प्रशासनिक कारण में। देखिए सबसे पहले ही बात तो आती है इसमें प्रशासन जो है इनके जो प्रशासक थे वो अयोग्य थे, अयोग्य भी थे और अपर्याप्त भी थे। अयोग्य मतलब ऐसा नहीं है कि शासक अयोग्य थे, योग्य तो थे वो, लेकिन भारतीयों के लिए अयोग्य थे। जिस तरह से शासन करना चाहिए, जिस तरह से जनता का कल्याण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो नहीं किया करते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता था, अपना लाभ कमाना। और अपर्याप्त, उनको पर्याप्त सुविधा भी नहीं देते थे। भारतीय जनता को पर्याप्त जो है शासन नहीं दिए, शासन में जो है पर्याप्त सहभागिता नहीं दी जाती थी। कोई भी सत्ता हो, अगर उसमें जो है जनता के हिसाब से कार्य नहीं किया जाएगा तो वहाँ की जनता विद्रोह कर देगी। तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं जो है ब्रिटिशर्स के लिए तो लाभदायी थी, लेकिन भारतीयों के लिए यह सत्ता जो है अच्छी नहीं थी, क्योंकि यह भारतीयों के शोषण पर आधारित थी। तो इसके कारण भी जो है, और इस प्रशासन से किसी भी देश के सभी लोगों का जुड़ाव होता है, चाहे वह जो है किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो। तो इन्होंने सबको जो है परेशान किया और सबका शोषण किया। इसका एक बहुत बड़ा कारण था प्रारंभ होने का। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जो आर्थिक कारण आता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं आर्थिक कारण आता है। 1857 क्रांति प्रारंभ होने में जहाँ तक आर्थिक कारणों का आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था कि मैं पहले ही बताया कि अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पर शासन स्थापित किया गया, अब उसका उद्देश्य जो है व्यापार में मुनाफा कमाना तो था ही। इसके अंतर्गत आर्थिक कारण के अंतर्गत इनकी जो नीतियाँ थी वो कहीं न कहीं भारतीयों के लिए अहितकर थी, जिससे भारतीयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी उसमें हम देखेंगे कि एक तो हमारे यहाँ भारत जो है प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है, और यहाँ पर जो है कृषि प्रधान देश
का मतलब ये हुआ कि कृषि को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता था और सारी चीज़ें लगभग कृषि पर ही डिपेंड थी और किसान और कृषि हमारे देश की रीढ़ मानी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं, भारत में केवल कृषि ही थी। भारत में इसके साथ साथ वाणिज्य व्यापार भी संपन्न था, कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, जिनके द्वारा भारत में व्यापार भी किया जाता था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है, इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है, तो उससे होता क्या है, इंग्लैंड जो है व्यापारिक रूप से अपने को काफ़ी मजबूत बना लेता है। औद्योगिक क्रांति में मशीनों के द्वारा अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए अब ब्रिटिशर्स ने किया क्या कि भारत को या उसके जितने उपनिवेश थे उन सब को उसने जो है अपने कच्चे माल के केंद्रों के रूप में देखा। यहाँ से भारत से क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, उनको कपड़ा बनाना हो तो कपास यहाँ से ले जाते थे, नील की खेती यहाँ पे करवाते थे, और इसी तरह से सारे कच्चे माल यहाँ से ले जाते थे और सस्ते दाम पे ले जाते थे, क्योंकि शासन उनका यहाँ पर था तो सस्ते दाम पर यहाँ से ले जाते थे और उसको वहाँ पर अपनी मशीनों में उससे जो है मटेरियल तैयार करके फिर उसको ला के इंडिया में, भारत में बेचते थे। तो इससे भारत का दोहरा नुकसान होता था। एक तो उसको कच्चे माल यहाँ से सस्ता ले जाते थे और वहाँ से जो बनी बनाई वस्तुएं होती थी उससे वो महंगा बेचते थे और भारतीयों को लेना पड़ता था। इससे भारत का जो कुटीर उद्योग है और जो लघु उद्योग है वो अत्यधिक प्रभावित हुआ और वह धीरे धीरे जो है समाप्त हो गया। तो इससे जो वहाँ के मजदूर थे उनके अंदर भी असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो इस तरह देखते हैं कि भारत 18 सदी के क्रांति प्रारंभ होने में आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद हम चौथे स्थान पर देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण की जहाँ तक बात है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक कारण के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो है समानता का व्यवहार कभी नहीं किया। इनकी जो रंग भेद और वर्ण भेद की जो नीति थी उसके अंतर्गत ये अपने को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे और काला और गोरा वाली नीति चलाते थे। तो इससे भारतीयों में काफ़ी असंतोष था और इनका हर स्तर पर शोषण तो किया ही जाता था। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं समाज में ही धर्म होता है, धर्म से समाज होता है। तो ये दोनों कारण इसलिए मैं एक में जोड़ दिया हूँ। धार्मिक सामाजिक कारण धार्मिक कारण के अंदर दूसरा जो था इनकी रंग भेद नीति तो थी ही, वर्ण भेद की नीति तो थी ही। धार्मिक कारण के अंतर्गत देखेंगे कि क्या था कि अभी तक 1813 तक क्या था कि ईसाइयों को या ईसाई पादरियों को भारत में आने की छूट नहीं थी। लेकिन 1813 के बाद क्या होता है, ईसाई पादरियों को भारत में आने की छूट मिल जाती है और ये ईसाई पादरी भारत में अपने धार्मिक प्रभाव को बढ़ाने लगते हैं, मतलब ईसाई धर्म के अपना विस्तार करने लगते हैं, जिससे भारतीयों में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है कि ये बाहर से आके हिंदू धर्म को या यहाँ पे जो मुस्लिम थे मुस्लिम धर्म को इन सबको क्या करते थे, व्यापक पैमाने पर प्रभावित करते थे। इसी दौरान भारत में कहीं कहीं स्थानों पर जो है अकाल पड़ा, वहाँ पर लोग भूखों मरने लगे और स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ऐसे में इनको और अवसर मिला और उन लोगों को ये क्या किए कि उनको जो है खाने पीने की सामग्री देने के नाम पर उनसे धर्मांतरण कराए और जो है इस तरह हिंदुओं को और गरीब हिंदुओं और गरीब मुस्लिमों को सबको ईसाई बनाने का काम करने लगे, जिससे भारतीयों में इनके प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और ये 18 शताब्दी क्रांति का बहुत बड़ा कारण था। 5वें नंबर पर 4 चीज़ें हो गई। 5वें नंबर पर हम देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण 1857 की क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था। सैनिक कारण के अंतर्गत हम 2 चीज़ें देखेंगे। जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें 2 प्रकार की सेना होती थी। एक सेना ऐसी थी जिसमें उच्च वर्ग के जो सेना के अधिकारी होते थे वो भी अंग्रेज हुआ करते थे और जो निम्न वर्ग की जो सिपाही हुआ करते थे वो भी अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन जो दूसरे प्रकार की सेना थी उसमें जो है एक जो पहला वर्ग था उच्च वर्ग, उसमें तो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, किंतु जो निम्न जो सेना हुआ करती थी, जो सिपाही हुआ करती थी, उसमें सारे हिंदुस्तानी थे, जिसमें सारे भारतीय लोग हुआ करते थे। तो वहाँ पर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता था। इससे सैनिक के लोग जो है बहुत असंतुष्ट थे। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण ये भी था सैनिक कारण के अंतर्गत इनके वेतन भत्ते पदोन्नति इन सब पर भी जो है
समान व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार तो किया ही जाता था। यहाँ पर पदोन्नति वेतन भत्ते के नाम पर भी इनको जो है इनका शोषण किया जाता था और इनको पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता था, इनका प्रमोशन सब जो है नहीं किया जाता था, जबकि अंग्रेज सिपाहियों का प्रमोशन कर दिया जाता था। इससे सैनिक बहुत इसमें एक घटना घटी थी जो है सैनिक काल में, एक महत्वपूर्ण घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1824 में जो है बर्मा में कुछ सैनिकों को भेजा जाना था, तो उस समय बर्मा जाने के लिए जो है जो भारतीय थे उनको समुद्र के रास्ते होकर जाना होता था। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि देश के लोग जो है समुद्र को पार नहीं किया करते थे। तो इन्होंने जाने से, तो वहाँ पर जिन सैनिकों ने जाने से मना कर दिया था उन सैनिकों को जो है मार दिया गया और उस पूरी की पूरी टुकड़ी को ही भंग कर दिया गया। तो इस सब चीज़ों से जो है सेना काफ़ी नाराज थी। यही जो सैनिक असंतोष था, यही सैनिक असंतोष आप देखेंगे जो हमारा छठा और महत्वपूर्ण कारण होता है तात्कालिक कारण, उसमें जो है यही असंतोष उभर कर आता है। मतलब जो सैनिक कारण तो बताया, इसमें जो तात्कालिक कारण था ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तात्कालिक कारण जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि हमारे जो सेना थी उसमें हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनके साथ वो बड़ा असमानता का व्यवहार करते ही करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि तात्कालिक कारण का हम जिक्र कर रहे थे, जो तात्कालिक कारण था उसमें जो है आप सब जानते हैं तात्कालिक कारण में चर्चा की जाती है कि उस समय ये हमारी जो सेना थी 1857 की जो क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग ने उस समय जो हथियार हमारे भारतीय सेना या उनकी सेना पूरी की सेना के लिए जो बंदूक इस्तेमाल करती थी, जिसको बोलते जो राइफल इस्तेमाल करती थी, उसमें उन्होंने एक चेंज किया। वो चेंज क्या किए थे कि वो जो है ब्राउन बेस कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, ब्राउन बेस। जो उनकी बंदूक होती थी उसको ब्राउन बेस थी। इसके स्थान पर उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1857 से। तो हम देखेंगे लॉर्ड केनिंग ने उस समय क्या किया था, जो सेना जो ब्राउन बेस जो है बंदूक थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग की इन्होंने इजाज़त दी, और जो कि 1 जनवरी 1857 ईस्वी से लागू हुआ। इसमें क्या होता था कि इस जो एनफील्ड राइफल होती थी, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था, इस कारतूस को लगाने से पहले उसको जो है दांत से खींचना पड़ता था। दांत से खींच के तभी उस कारतूस को एनफील्ड राइफल में लगाया जाता था। लेकिन उस कारतूस को जो खींचा जाता था, जो उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। ये बात जब भारतीय सैनिकों को पता चली तो उनके अंदर जो है उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गाय और उस समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुआ करती थी, जो सेना हुआ करती थी उसमें जो है उच्च वर्ग के लोग भी सम्मिलित हुआ करते थे। ज़्यादातर राजपूत और ब्राह्मण वर्ग से लोग थे, और इस तरह से मुस्लिम में भी जानते हैं कि सूअर का मांस खाना मना है, और ऐसे हिंदू में भी गाय के मांस खाना मना है। तो और उसकी चर्बी का जब इसमें प्रयोग किया जाता था तो इससे जो है हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। ये बात जब धीरे धीरे पता चलती है कि राइफल कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात की जब पता चलता है तो इसके बाद जो है सैनिकों में संतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। बैरकपुर देखना चाहते थे हम, इसको कौन सा स्थान बोल रहे थे, बैरकपुर।
बैरकपुर और बहरामपुर में सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी मिलती है। बैरकपुर आपका जो है पश्चिम बंगाल में है और वहीं से थोड़ी दूर पे बहरामपुर भी है। तो बैरकपुर और बहरामपुर की छावनी में सबसे पहले ये जानकारी मिलती है और वहाँ के सैनिकों ने इसको यूज करने से मना कर दिया। और जब उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया तो वहाँ की उस टुकड़ी को ही भंग कर दिया गया और उनको जो है दंडित भी किया गया। इससे सेना में काफ़ी आक्रोश हो गया। तो लेकिन इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है आपकी जो है मेरठ में 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 की जो घटना होती है उसमें मेरठ की जो मेरठ की छावनी थी उसके एक सिपाही मंगल पांडे 34वीं जो है रेजिमेंट थी मेरठ की 34वीं रेजिमेंट, उसका एक सिपाही था मंगल पांडे। उसने इस कारतूस की में यूज की जाने वाली चर्बी की जब बात उसको पता चली तो उसने इसका विरोध किया और इस पर जब उसके अंग्रेज़ों के द्वारा उस पर दबाव बनाया गया तो उसने जो है वहाँ पर जो है काफ़ी क्रुद्ध हो गया और उसने गोली मार दी, जिससे उसके जो है लेफ्टिनेंट पाग इस गोलीकांड में मारा गया। जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट था पाग मारा गया और उसके एक और अधिकारी थे उनको गोली लगी, हालांकि वो जो है बच गया, लेकिन लेफ्टिनेंट पाग की तुरंत मृत्यु हो गई इस घटना से। और इसके बाद जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दे दी गई, जिससे जो है सैनिकों में काफ़ी असंतोष फैल गया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो असंतोष था वो जो है आपका बहरामपुर से होते हुए जो है मेरठ जब पहुंचता है तो मेरठ में यह एक भयंकर रूप धारण कर लेता है और वहाँ पर सैनिक असंतोष अत्यधिक फैल जाता है। और इसके बाद जो है चर्बी वाले कारतूस में जो एक बात थी मेरठ छावनी की, इसमें हमने बताया था 20वीं रेजिमेंट ने खुला विद्रोह कर दिया था 20वीं छावनी में। तो इस क्रम में हम बताना चाहेंगे कि इसको साफ करने को बताते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कारतूस की जो घटना थी तात्कालिक कारण, उसमें कारतूस तात्कालिक कारण में जो कारतूस में चर्बी का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण कारण था। कारतूस में चर्बी का प्रयोग, जिसके कारण सैनिक नाराज होते हैं और सैनिकों में संतोष फैलता है। इसमें सबसे पहले विरोध होता है बैरकपुर, फिर बहरामपुर, बहरामपुर और इसके बाद जो है ये पहुँचता है मेरठ में, जहाँ से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो इसी में हमने आपको बताया था मंगल पांडे बैरकपुर, हमने अभी सॉरी आप लोगों को शायद बता दिया था कि मेरठ से, सॉरी ये गलत है, बैरकपुर ही था। बैरकपुर की छावनी के मंगल पांडे जो है वो बंगाल की बैरकपुर छावनी से ही थे, मेरठ से नहीं थे। शायद हम जल्दी में बोल गए, आपको याद आया। बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के थे, मंगल पांडे, और इन्हीं के द्वारा विरोध किया गया था। बैरकपुर में पहले तो असंतोष हुआ, लेकिन उस टुकड़ी को भंग कर दिया गया। फिर ये बात बहरामपुर जाती है, वहाँ पर भी शांत होता है, वहाँ पर टुकड़ी भंग कर दी जाती है। और फिर मेरठ में जाते हैं तो मेरठ में 20वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने भी इसका विरोध किया, वहाँ पर भी उनको पनिशमेंट किया गया और उसको भंग कर दिया गया। लेकिन इसी बीच 29 मार्च 1857 ईस्वी को पुनः बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट थी, वो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। इसने जो है विरोध किया और इसके बाद में बताया कि जैसा कि इस विरोध के फलस्वरूप इसको फांसी की सजा दी गई, और क्योंकि इसके द्वारा जो है इसके अपने लेफ्टिनेंट जनरल बाग इसने हत्या कर दी थी। तो इस तरह से मंगल पांडे बैरकपुर ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, मिस हो गया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि
1857 की जो क्रांति थी, इसके शुरू होने के एक नहीं कई कारण थे। लोगों में काफ़ी समय से अंग्रेजों के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक असंतोष की भावना चल रही थी, जिसके कारण जो है, जिसके कारण 1857 का जो संग्राम है वो प्रारंभ होता है। अब होता क्या है, ये 6-7 कारण थे जिसने 1857 की क्रांति की एक नींव तैयार की। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय जो नाना साहब थे, बिठूर कानपुर के पास है, गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर नाना साहब जो है क्रांति का अंतिम रूप तैयार करते हैं और उसमें विभिन्न लोगों से संपर्क किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो है यह तय किया जाता है कि 31 मई 1857 की दिन तय किया जाता है कि इसी दिन जो है स्वतंत्रता संग्राम को एक साथ प्रत्येक स्थान से शुरू किया जाएगा और जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 31 मई 1857 निश्चित किया गया था, लेकिन विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ। 10 मई 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। यह विद्रोह कैसे कैसे बढ़ता है, आगे किन किन चरणों से और किन किन स्थानों पर इसका इस तरह से बढ़ता है, एक लंबा है काफ़ी, और फिर उसको कैसे वहाँ पे क्या क्या क्रिया प्रक्रिया होती है, इन सब चीज़ों को हम अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण बात थी कि प्रारंभ होने का जो कारण था उसको बताना। तो हम समझते हैं कि आप लोग लेक्चर के माध्यम से अगर इस चीज़ को समझे होंगे, इसके बाद बाकी चीज़ों को हम अपने नोट्स के माध्यम से आपको समझा देंगे। हम अपने अगले लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ और उसका स्वरूप क्या था, फिर उससे क्या क्या चेंजेज हुए। इन सब चीज़ों को हम अपने अगले लेक्चर में आप लोगों के सामने ले आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इन चीज़ों को देखिए। इसके बाद जो मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा उस पर आप लोग देखिएगा। इसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।